नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर मैं और रितिका बर्मन जी एक नई विचार चर्चा के साथ आपके सामने आए हैं और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका नाम है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। तो ये क्यों होती है, क्या कारण रहते हैं इसके और खासकर ये बच्चों में होती है तो हमें क्यों नहीं पता चल पाता कि हमारे बच्चों को ये बीमारी है, ये हमारे बच्चों में ये कमी है और इसके पीछे के क्या कारण रहते हैं? क्यों ये हमारे बच्चों में हो जाती है? जब होती है तो उसके क्या सिम्पटम रहते हैं? इसको कैसे क्योर किया जा सकता है और क्या करें कि ये बीमारी, ये कमी जो है वो हमारे बच्चे में दोबारा ना आए? रितिका जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। जी, रितिका जी, एडीएचडी जी। खास करके बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में होने वाली ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी समस्या है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। ज़्यादातर माँ-बाप को ये पता नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा ज़िद्दी बहुत है, उनको ऐसा लगता है हमारा बच्चा जो है वो अ, मतलब ऐसे ही होते हैं बच्चे, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो थोड़ा-सा पहले इस जो समस्या के बारे में बताइए? सर एडीएचडी को कहा जाता है, जो एडीएचडी है वो एक्चुअली होती है हमारी मानसिक की जो विकासता होती है, यानी कि हमारा जो दिमाग है उसकी ग्रोथ जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हुँ, तो हुँ। नॉर्मल चाइल्ड के मुकाबले देखें और एक प्री मैच्योर चाइल्ड के मुकाबले देखें तो प्री मैच्योर चाइल्ड के बच्चे के अंदर हमें ज़्यादातर एडीएचडी देखने मिल जाता है, हुँ, क्योंकि हुँ। उनके दिमाग की विकासता उतनी हुई नहीं है, वो अभी इतना डेवलप ही नहीं हुआ है माइंड, बल्कि जो एक अच्छे नॉर्मल तरीके से बॉर्न हुए हैं और एक हेल्दी तरीके से बॉर्न हुए हैं उनमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। अगर होंगी भी 1% तो वो अपने आप ही रिजॉल्व कर लेते हैं, या फिर इधर उधर से देख के सीख के अच्छे लर्नर होने की वजह से वो जल्दी कम ओवर कर जाते हैं। जी। तो हम इसके लाइन वाइज चलेंगे हर चीज़ के ऊपर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहूँगी सिर्फ। जैसे कि इसके लक्षण क्या है, इसकी लक्षण बहुत सारे होते हैं। इसकी हुँ, एज हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता और थोड़ा चलना फिरना बोलना शुरू करता है या स्कूल जाना शुरू करता है तब से लेकर अडल्ट एजेस तक देखे जाते हैं। हुँ, हुँ, बच्चों में ज़्यादा सिम्टम्स देखने मिल जाते हैं, अडल्ट में एज वो ग्रो करते जाते हैं किसी में 6, किसी में 5, किसी में 4 सिम्टम्स दिखते हैं। तो हुँ, इसकी कोई एज ग्रुप नहीं है, बट अगर बचपन में क्योर कर लेंगे तो वो चीज़ आगे हमारे खुद के डीलिंग में हमें दिक्कत नहीं देकर हम एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे इसके साथ भी। हुँ, हुँ, और जहाँ जड़ से खत्म तो कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती है, कि जब बाहर आ ही गए तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं 100% कंप्लीट करने की जगह 80% 90% वर्क करके बचपन से हम इसको क्योर कर सकते हैं। हुँ, जैसे कि अब इसके लक्षण है कि बच्चों में असावधानी रहती है, वो अनअटेंटिव रहते हैं, वो अटेंशन नहीं देते हैं, या फिर एक होगा जो बहुत अटेंशन चाहता है कि सारे हुँ, मुझे ही अटेंशन दें, एक है हुँ, जो कहेगा कि मुझे अटेंशन देना ही नहीं, मुझे पढ़ाई में अटेंशन नहीं देना, मुझे खेल में अटेंशन नहीं देना। वो स्थिर नहीं बैठ पाएगा, वो इधर उधर जंप करता रहेगा। किसी में हाइपर एक्टिवनेस ज़्यादा होगी। हाइपर एक्टिवनेस मतलब कि अब मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया, मुझे कुछ और चाहिए, वो एक हुँ, सेकंड से ज्यादा किसी चीज पर टिक नहीं पाएंगे काम करने के लिए। हुँ, हुँ, काम करने में कई बहुत ढीले होंगे तो कई बहुत ज्यादा तेज होंगे। हुँ, 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 फिर आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सुनकर समझकर कार्य कर लेते हैं उस अकॉर्डिंग। बट ऐसे बच्चे जिनको एडीएचडी होता है वो उनके लिए सुनना तो सौखा है, इजी है, बट उसको समझना मुश्किल है, और समझने के साथ साथ उनके ऊपर अमल करना ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक बच्चे को कह दिया कि ये रबड़ यहाँ से नहीं उठानी, तो उसने हुँ, वो रबड़ वहां से उठानी ही है। उसको हुँ, रूल्स रेगुलेशंस नहीं समझ आते। अब पेरेंट्स को, टीचर्स को या ब्रदर सिस्टर्स को लगता है कि इसने जबरदस्ती किया है, जरूर इसने जानबूझ करके किया है हमें इरिटेट करने के, लेकिन नहीं, वो बच्चा उस चीज को नहीं, कमांड को आपकी समझता है, हुँ, उसको तरीका चाहिए समझाने का। फिर इसमें तरीके आ जाते हैं, और जैसे कि हाइपर एक्टिवनेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐसे बच्चे बहुत फिजूल खर्ची होते हैं, ये हम एडल्ट में भी नोटिस कर सकते हैं किसी भी एज के, और ये हम बचपन में भी इसको नोटिस कर सकते हैं। जैसे हमने किसी बच्चे को, हमें कंजकों में एग्जाम्पल है, हमें कंजकों में पैसे मिलते हैं, कुछ बच्चे या तो सेव करेंगे, गुल्लक में डालेंगे, कुछ बच्चे माँ बाप को दे देंगे, पर कुछ बच्चे
वो जाएंगे मार्केट से कुछ भी ऐसा खरीद के ले आएंगे जो उनके खाने लायक भी नहीं होगा, उनके यूज करने लायक भी नहीं होगा, बस उन्होंने पैसा खर्चना है। वो होते हैं एडीएचडी से पीड़ित बच्चे। तो उनको समझाना पड़ता है कि इस पैसे को जोड़ना है या सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। फिर है इसमें ज्यादा बोलने वाले बच्चे, जो बेफिजूल में लगे रहेंगे बोलने, कोई मिलना चाहिए उन्हें बोलने के लिए और बस वो शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग बोल के इरिटेट होके साइड हो जाते हैं कि यार ये बहुत बोलता है। हमें इरिटेट नहीं होना है, हमें उन्हें काम करना है, क्योंकि काम मतलब उन्हें बहुत स्थिर लाना है, स्थिर करना है, वापस अपनी शांत करना। कामनेस में वापस लाना है, शांत करना है। ये नहीं कि उनको इग्नोर कर दें, उनसे दूर चले जाए। आप दूर चले जाओगे ना, वो दिमाग में चीज बैठ जाती है, उनसे दूर क्यों चले गए, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। वो अंदर ही अंदर और ज्यादा अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे नेगेटिवली वर्ड्स को। और कुछ होते हैं बिल्कुल शांत बच्चे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत शांत हूँ तब तक जब तक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ना बोलना हो, जैसे कि अब यहाँ पर मेरा काम है बोलना, तब मैं बोलूंगी, अदरवाइज मैं एक शांत स्टेट पे बैठी होंगी, अपना कोई ना कोई काम कर रही होंगी। बट कई बच्चे ऐसे होते हैं शांत के अंदर भी जिन्हें बोलना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है, उनकी सोच नहीं इतनी है। अब अगर उन्हें हम कह दें कि ऐसे लिखो, वो खुद से सोच के नहीं लिख पाएंगे, उनके पास वोकेबलरी वर्ड्स नहीं है, वो क्या लिखेंगे, वो सोच भी नहीं पा रहे हैं, और दिमाग में वर्ड्स भी नहीं है, तो वो कुछ सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ माइनर से माइनर है जो हम देख सकते हैं बच्चों में, तो हमें थोड़ा, हम अपने आप से अवेयर हो सकते हैं बच्चों के लिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में कंसंट्रेशन पावर नहीं बनती। आप बच्चे को अगर अगर सपोज कीजिए आपके घर में कोई बच्चा है और उसे आप कह दें कि आपने ये यहाँ पे दूध उबल रहा है, इस पे ध्यान रखना है, वो बच्चा इस पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा, उसके आसपास रखी चीजों पे वो दौड़ता चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये रखा है, ये ऐसे रखा है, वैसे वैसे मैं तो बाहर चला गया था, घूम चला गया था, गाड़ी से खेलने लग गया था, वो उस चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम उन्हें बोलें कि ऐसे पकड़ के ऐसे लिखना है, ऐसे चलना है, नहीं हो पाएगा, वो आपको करवाना पड़ेगा। इसके बाद इसके कॉजेज आते हैं। कॉजेज हैं जैसे दिमाग पर कभी बचपन में कोई चोट लग गई हो, जैसे हम बच्चे खेलते हैं छोटी सी एज में, हम बहुत स्कूल्स में खेलते हैं, किंडर गार्डन्स में खेलते हैं, 1 से 5th के स्टैंडर्ड के बीच में खेलते हैं, या कभी घर पे ही छोटे होते हैं, जस्ट बॉर्न होने के कुछ टाइम बाद जब बच्चा चलना शुरू ही करता है, तब कहीं उसके सिर पर चोट लग गई हो, उससे भी ये फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं सिम्टम्स। क्योंकि वो दिमाग तो बहुत बहुत एक सेंसिटिव है ना अभी, वो इतना सख्त नहीं है कि उस पर कोई चोट लगेगी तो असर नहीं होगा। फिर है समय से पहले डिलीवरी, 9 महीने से पहले प्री मैच्योर डिलीवरी जिनको कहते हैं, या फिर किसी गर्भवती माँ के कह लीजिए जब प्रेगनेंसी का टाइम था तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस पेट में हो गया, हुआ 9 मंथ्स बाद है, बट कॉम्प्लिकेशंस उसने फेस की हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनके बारे में हम पहले 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। फिर आते हैं बच्चे को अगर मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं ना जन्म लेने के बाद, तो उसको भी ये चीजें होंगी, वो भी इन सिम्टम से गुजरता ही गुजरता है, तो वो नोटिस करनी जरूरी है और दौरा इनका कोई भी हो सकता है, करना। दौरा कोई भी हो सकता है, अगर किसी को बुखार के दौरान किसी को दौरे पड़ते हों या कोई उससे भी हो सकते हैं ये। बिल्कुल सर, ये तो एक अंदरूनी बीमारी है ना जिसका असर दिमाग पे तो पड़ना ही है, हम्म बिकॉज ब्रेन इज द मेन फंक्शन। अब हम्म ब्रेन पे ही कंट्रोल नहीं होगा तो फिर तो अपेरेंटली वो जो अंदर, अगर हम लोग कह दें कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन के दौरान क्या हमारा दिमाग चलता है? जस्ट एक हम्म माइनर एग्जांपल, हेडेक हो गया, हेडेक के दौरान दिमाग चलता है, उल्टा बर्डन फील करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ईंटें रख दी हो, उसी से फिर हम माइग्रेन माइग्रेन से आगे पहुंच जाते हैं। इसीलिए अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है वो दिमाग पर असर डालेगी ही डालेगी। नहीं, मेरे कहने का कोई भाव यह है कि कई बच्चों को बुखार की वजह से, अगर ज्यादा बुखार हो जाता है, कुछ बुखार की ऐसे बीमारियां होती हैं कि जी बुखार की जी जी वजह से जी वो जी, बेहोश हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी की उसमें चले जाते हैं, तो ये भी एक किस्म का दौरा ही होता है। बिल्कुल तो सर, फिट बोलना इससे भी बिल्कुल। असर पड़ेगा, इससे भी हम्म असर पड़ेगा, क्योंकि हम्म इससे भी कहीं ना कहीं हमारे वीक, ये जो दिमाग है इसका कनेक्शन एक तो बॉडी के साथ कमजोर हो गया, सेकेंडली हमारा जो ये दिमाग है ये अपने आप में ही इसकी जो एक, अब अगर पूरी बॉडी का फंक्शन ही ठीक से नहीं हो रहा और अगर बुखार भी तेज हो रहा है, तो पहुंच तो यहीं रहा है ना सर, पहुंच तो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में रहा है, तो यहाँ पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा और एडीएचडी सिम्टम्स दिखेंगे ही दिखेंगे। हम्म, हो सकता है वो पहले ना दिख रहे हो पर बाद में दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था, पर जैसे ही बुखार हुआ, फिट्स पड़ने शुरू हुए, उसके बाद ये सिम्टम्स उनको देखने में मिल जाते हैं पेरेंट्स को मोस्टली। ठीक है। इसके बाद है कि अगर जैसे परिवार में अगर किसी को एडीएचडी है, किसी को भी अगर परिवार में फादर को है, मदर को है, या फिर कह लीजिए जेनेटिकल जेनेटिकल है,
जो पीढ़ियों से किसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, उनमें भी ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर किसी गर्भवती महिला को, जैसे आज की डेट में हम ये नॉर्मल है देख पाना कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो तंबाकू भी खाती हैं, वो ड्रग्स भी लेती हैं, वो कहीं ना कहीं अल्कोहल भी लेती हैं, तो ये चीज़ें भी बच्चे पे असर डालेगी और उन बच्चों के बाहर आने के बाद भी ADHD फेसेस करने पड़ेंगे, ये सिम्टम्स दिखेंगे। इसके डायग्नोस का क्या तरीका है? इसके डायग्नोस का सबसे इजी वे है कि आप अपने बच्चे का एक ट्रैक रखें, यानी सुबह से लेकर के रात तक, उसके उठने से लेकर के सोने तक का आपने पूरा ट्रैक से पहले आपने एक शेड्यूल बनाना है, जैसे हम अपने टाइम टेबल बनाते हैं वैसे बच्चे का बनाना है, और उसमें उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी लिखनी है कि वो इतने बजे उठेगा, फिर उसने ये करना है, फिर उसने ये करना है, वो सारा ट्रैक आपने रखना है रात तक। इसमें आपको मदद चाहिए होगी स्कूल के टीचर्स की, जो उस बच्चे की क्लास लेते हैं, जो उसको पढ़ाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि बच्चा उस एक हाफ डे के लिए स्कूल में है, और स्कूल में जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो टाइम में आपकी नज़रों के सामने नहीं है। तो वो स्कूल की टीचर ही आपको बता पाएंगी कि इसने ये चीज़ें की हैं या ये नहीं की हैं, तो वो आप ट्रैक में नोट डाउन करेंगे अपने स्केड्यूल के अंदर। फिर वीकली ट्रैक, एक तो रोज़ तो आप ट्रैक कर ही रहे हैं, साथ में वीकली ट्रैक आपने चेक करना है, यानी पूरे हफ्ते में इस बच्चे ने क्या चीज़ की है, क्या चीज़ नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा ADHD से एक्चुअल में पीड़ित होगा तो वो रोज रबड़ भूल करके आएगा या किसी और की उठा के ले आएगा या अपनी छोड़ आएगा, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो दूसरों की चीजें उठा के ले आता है घर पे। रोज हो रहा है या कभी कभी हो रहा है, और कभी कभी हो रहा है तो रीजन क्या है, रोज भी हो रहा है तो रीजन क्या है, रीजन जानना है पहले। अगर रीजन वैलिड है कि वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, ये अपने आप से हो रहा है, वो अट्रैक्ट होता, उसको अच्छा लगा चलो ले आया, उसको सेंस नहीं है अभी इतनी, तो इट मीन्स वो ADHD से पीड़ित है और आपको उसको ये चीज़ समझानी होगी, और स्कूल में भी टीचर को भी बड़े प्यार से तरीके से समझाना होगा। ऐसे में ना तो पेरेंट्स डांट सकते हैं, ना तो माँ बाप, ना तो टीचर डांट सकती है, क्योंकि जहाँ डांटेंगे वहाँ पर वो बच्चा उस चीज़ को नेगेटिवली लेगा और वो हो सकता है बिगड़नी शुरू हो जाए, प्रॉब्लम सुधरने की जगह। इसके अलावा सबसे बेस्ट है जब मंथली आप चेक करते हैं, तो मंथली आपके पास पूरी रिपोर्ट आ जाती है बच्चे की। उस मंथली रिपोर्ट के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि नहीं ये समथिंग कहीं ना कहीं आफ्टर रिजल्ट देखने के बाद कि ये चीज़ शायद बढ़ रही है, ये कम नहीं हो रही, तो फिर आपको किसी चाइल्ड काउंसलर से बात करिए। फर्स्ट स्टेप पे चाइल्ड काउंसलर से बात करेंगे तो चाइल्ड काउंसलर आपको इजी वे बताएगा, जिससे आप घर पे ही रह करके बच्चे को और स्कूल में टीचर को साथ जोड़ करके आप दोनों मिलकर उस बच्चे पे वर्क कर सकते हैं। 2 मंथ्स 3 मंथ्स दे सकते हैं, रिजल्ट्स देख सकते हैं। इन केस अगर रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हर बच्चे को कम से कम इस ADHD से बच्चे को 6 मंथ्स हमें देने पड़ते हैं टू सी द रिजल्ट्स, कि उस पर कितना उस चीज़ का असर पड़ रहा है। ये हम 1 या 2 महीने के अंदर चेक नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आ जाते हैं सबसे इसके जो कह लीजिए कि अब इसके मैनेजिंग सिम्टम्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक तो आपको स्कूल का ट्रैक से रिलेटेड बता ही दिया। इसके बाद आ जाता है बच्चे की गुड डाइट, यानी जंक फूड बिल्कुल भी नहीं देना है, मैदा बिल्कुल नहीं देना है, बाहर का खाना, बाहर के मसाले, तेल बिल्कुल नहीं देना है, उस बच्चे को घर पे बना के खिलाना है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है फ्रूट्स का सेवन, यानी फ्रूट्स वो दीजिए जो नेचुरली बने हुए हो। ये नहीं कि जैसे होता है ना, कई बार मैंने भी देखा मार्केट में ऐसी फ्रूट्स आ जाते हैं जिसका सीजन भी नहीं होता, वो नहीं देने। बिल्कुल, बिल्कुल। सीजनेबल फ्रूट्स देने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स देनी है, और उबला हुआ हो सके तो उबली हुई वेजिटेबल्स भी उसको खिलाएं, रादर देन पकी हुई वेजिटेबल्स के। राइस दें उसको, रागी की रोटी हो गई, और जो रागी से सिमिलर अदर मिलेट्स होते हैं उनकी रोटियां उन्हें दें, रादर देन गेहूं की रोटी के। इसके अलावा ब्राउन राइस हो गए, और जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं वो दीजिए। ऐसे बच्चों को अगर हो सके तो नॉनवेज भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि नॉनवेज भी अंदर हमारे बहुत तामसिक वे में हमारी जो अंदर की प्रतिक्रियाएं उन्हें और उजागर करता है, यानी और तीव्र करता है। और अगर हम ये पोर्शन लेते हैं, ये डाइट लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप में शांत रहना शुरू कर देते हैं, नेचुरली ये चीज़ आती है हमें। इसके बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व कीजिए, जैसे कि स्कूल में स्पोर्ट्स हो गया,
स्कूल में अगर स्पोर्ट्स नहीं भी है, अगर, क्योंकि कई बार हम कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि 1 वीक में सिर्फ एक बार एक क्लास होती है, तो ऐसे बच्चे जब घर आ जाते हैं तो घर आने के बाद उनकी ऐसा स्केड्यूल बना दीजिए कि घर आने के बाद वो किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो प्लांटिंग हो, चाहे वो कोई चीज लर्न करने की हो, चाहे वो कुकिंग करने की ही हो मदर के साथ, वो करना शुरू करें। तो इससे बच्चा हर वक्त किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहेगा, उसका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, वो कहीं जी, डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, और वो लर्निंग प्रोसेस में रहेगा लगातार। जी। देन कम्स कि उसे कम से कम टीवी दिखाना है, और कोई भी गैजेट नहीं देना उसको। ये नहीं कि हुँ, आप उसको कहें कि जाओ टीवी देख, नहीं टीवी नहीं देखना, चलो आप जाकर के वीडियो गेम खेल लो, नहीं। ना फोन, ना टीवी, ना उसका कोई वीडियो गेम एक्सेट्रा। जस्ट बिकॉज जितना इन चीजों में इन्वॉल्व होगा ना, ये भी हमारे ऊपर गलत इम्पैक्ट डालते हैं, जो कि आज की डेट में सब रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, इसका उसका अगर इससे उनको इंट्रोड्यूस करवाना भी है तो एक एज डिसाइड कर ले। जैसे मेरे एक दीदी हैं, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को 18 एज तक ना फोन दिया, ना टीवी का घर में उन्होंने कनेक्शन ही नहीं रखा। और उससे उनके बच्चों पर इतना असर, बिकॉज उनके घर में उनकी बेटी एडीएचडी थी, तो एडीएचडी एंड ओसीडी थी। जब उनकी बेटी को उन्होंने ये चीज़ें जानी समझी, और जब उन्होंने प्रोसेस में लाया, तो उस बच्ची में से उस चीज़ों को कॉलेज टाइम तक उन्होंने चीज़ की है, और उस टाइम तक उस बच्ची के अंदर इसके सिम्टम्स बिल्कुल ही 80% खत्म हो चुके थे, मतलब दब गए थे अंदर, और उसमें बाकी चीज़ों की समझ भी आ गई थी, उसमें अच्छे प्रतिक्रियाएं होने लग गई थी। शी वॉज वेरी नॉर्मल, लाइक ए लाइफ जी रही थी। आज की डेट में शी इज इन कैनेडा विद उसके भाई के साथ, एंड बहुत अच्छे उसमें स्कूल्स में अच्छे एकोमोडेशंस में, एंड कह लीजिए पूरी लाइफ जी रही है, गुड। सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी चीजों में इन्वॉल्व कर दिया, और इधर स्क्रीन टाइमिंग उसकी कम कर दी। वो जी, सिर्फ जी। मुश्किल से, मेरे को लगता है, मम्मी के फोन पे कभी किसी से बात करते थे। जी, जी, जी। इसके बाद उनके स्लीप आवर्स का रिकॉर्ड रखना है, बहुत जरूरी है कि बच्चा कितनी देर सो रहा है, वो भी एज के हिसाब से। अगर हुँ, हुँ, आज की डेट में कोई वर्किंग पर्सन है और वो 8 आवर्स सोए, एक्सेप्टेबल है। अगर वो हुँ, 12 घंटे सोएगा तो वो नॉन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऐसे बच्चों में टायर्डनेस देखने को मिल जाती है। ऐसे बच्चों में कई बार नींद ही नहीं आती है, उनको नींद ही नहीं आएगी। तो उनके स्लीपिंग आवर्स का भी आपको ध्यान रखना, स्पेशली रात को वो कितनी देर सो रहे हैं। हुँ, इसके बाद आ जाता है कि ये तो बता ही दिया आपको कि चाइल्ड साइकोलॉजी काउंसलर से मिलने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करें। बिकॉज जब एक चाइल्ड काउंसलर बच्चे को एक नेचुरल वे में कंसिडर करा देगा, पेरेंट्स को समझा देगा, क्योंकि इसमें पेरेंट ट्रेनिंग भी आती है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आगे ट्रेन करना है। हम बच्चों को तो ट्रेन नहीं कर सकते, पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। उन्होंने कैसे, उनके ब्रदर सिस्टर्स हैं अगर, तो उनको भी ट्रेन करते हैं कि आपने किस तरीके से अपने बच्चे की हेल्प करनी है और उनकी सपोर्ट बनना है। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम खुद से दे सकते हैं, वो भी नॉन पेड वे में। अदर कोई होगा वो सिर्फ एक पेड वे में आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। तो पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, पेरेंट्स आगे उन चीज़ों से अपने बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, एंड जब पेरेंट्स सिखाना शुरू करते हैं तो बच्चा उनको अपनी एक सपोर्ट सिस्टम के बेस पे ले लेता है। और वो हमेशा एक चीज़ देखते हैं, बच्चे ये चीज़ बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि हमारे माँ बाप अगर हार नहीं मान रहे हैं, तो वो भी एक एज में जाकर के ये कहेंगे कि जब उन्हें फील होगा कुछ भी, वो ये कहेंगे कि उनको अपने पेरेंट्स की दी हुई अच्छी चीज़ें याद रहेंगी, उनका सपोर्ट याद रहेगा, और ये याद रहेगा कि उन्होंने कभी हार मुझ पे नहीं मानी थी, तो मैं खुद पे हार नहीं मान सकता। ये बहुत से बच्चों में देखने मिला है कि वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं। उसके बाद अगर साइकोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं, या साइकेट्रिस्ट रेकमेंड करते हैं, पेडिटेशियंस जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं मेडिसिन को, तो मेडिसिन एकदम लास्ट ऑप्शन आ जाती है ऐसे। क्योंकि मेडिसिन अगर हमारे एडल्ट की बॉडी पर इफेक्ट डालती है, तो बच्चे की बॉडी पर ज़्यादा असर डालती है। एंड रिसेंटली एक केस था जिसमें ये सुनने मिला था कि बच्चा जब तक मेडिसिन ले रहा था तब तक बिल्कुल सही था, पर जैसे ही मेडिसिन उसके रुक गई, उससे उसकी वो एडीएचडी की जो इश्यूज थे वो दोबारा से वैसे ही हो गए, विच मीन्स उस मेडिसिन को लेने पर उसकी बॉडी ने सही फंक्शन करना शुरू किया, बट आफ्टर दैट उसमें रेस्टलेस, जब उसको जिस दिन बंद कर दिया, नहीं दिया, और 1 वीक ये नोटिस किया, तो उसमें रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस, उसकी बॉडी एकिंग शुरू हो गई दोबारा से, प्लस कंसंट्रेशन फिर से नहीं बन रही थी उसकी, और वो ज़्यादा मूड स्विंग्स उसके बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वो अपसेटनेस बहुत फील कर रही थी। मेडिसिन सिर्फ एक रेगुलर बेस पे देंगे तो ये आपकी बच्चे के दिमाग को और ज़्यादा कमज़ोर कर देगी, इसलिए नेचुरल वे में कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा ठीक हो सके बच्चा। इसके ट्रीटमेंट्स बहुत सिंपल है,
पहला पेरेंटिंग आ गया, फिर मेडिकेशन सबसे लास्ट में काउंट किया जाता है। हम्म। पेरेंट एंड एजुकेशन, पेरेंट खुद एजुकेटेड हो इस चीज के लिए और फिर आगे अपने बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बने। अब टिप फॉर पेरेंट्स हैं जो पेरेंट्स घर से कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि वह अफोर्ड नहीं कर सकते या बच्चा भी कोई सुन रहा है वो खुद के लिए करना चाहते हैं, तो बहुत इजी वे में इसको घर से कर सकते हैं। रूटीन चार्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसमें माँ बाप को जो बच्चे को दे रहे हैं ना उसको खुद भी करना है, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि ये सिर्फ मुझसे करवा रहे हैं। रूटीन चार्ट अपना भी रखना और बच्चे के सामने बैठ के उसमें भी मार्क करना है। वो एक बच्चे के ऊपर आपका ट्रस्ट भी बिल्ड करता है और साथ में कनेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग करता है। सेकेंडली, माँ बाप को खुद अपने आप के साथ ऑर्गेनाइज रहना है, यानी अगर वो घर में रह रहे हैं तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें, जिससे, क्योंकि ऐसे बच्चों को ना ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। वो अपना बैग भी ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, बेड ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो ऑर्गेनाइजिंग आप अपने जरिए भी सिखा रहे हैं, उनकी हेल्प करके भी सिखा रहे हैं, वो आपको देख देख के भी सीखेंगे। और जब रोज प्रैक्टिस होगी, सालों तक प्रैक्टिस होगी, वो बिल्कुल उनके जहन में बैठ जाएंगी चीजें और वो वैसे ही फॉलो करते चलेंगे। फिर है एक मैनेज डिस्ट्रक्शंस। उन अब जैसे माता पिता जब उनको पढ़ाने बैठे तो प्लीज ये कोशिश करें कि वो टीवी ना चलाएं, ना हम्म। देखें, ना फोन यूज करें। यानी जिस वक्त घर में बच्चा पढ़ रहा है वो टाइम फिक्स हो जाए कि उस टाइम पे ना तो कोई फोन यूज होगा और ना तो कोई टीवी चलेगा। और जहां पर वो बच्चा बैठेगा ना उस जगह पर पे भी सिर्फ वही चीजें हों जिनकी जरूरत है। अगर वहां एक या दो चीज भी एक्स्ट्रा आ गई ना तो उसका डिस्ट्रैक्शन उसी वक्त शुरू हो जाएगा। वो हम्म। उन्हीं चीजों की तरफ ध्यान देगा, वो आपकी बातों को सुनेगा भी नहीं। उसके बाद भी जब बच्चा बोल रहा है, पेरेंट्स के साथ बात कर रहा है, उस वक्त माँ बाप का अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार देखा गया सर कि माँ बाप बच्चों की बात को यूं ही आई गई कर देते हैं, ठीक है सुन लिया, और उसके सेटिस्फेक्शन बेस पे उसको जवाब नहीं मिलता। उसको ऐसे जवाब मिलते हैं जो बिल्कुल ही उसको सेटिस्फाई भी नहीं करते और इधर उधर के होते हैं कि बस ठीक है जवाब दे दिया, बच्चा बैठ गया, हो गया। ऐसे बच्चों को एक्यूरेट जवाब चाहिए और अपने शब्द भी चुनकर बोलने चाहिए इन लोगों को, बिकॉज आपने जो बोल दिया वो उसके अंदर प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव वे में हो चाहे वो पॉजिटिव वे में हो। अब अगर एक मदर अपने बच्चे के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर करती है बॉन्ड, और वो उसकी बात को सुनती है या कोई टीचर सुनती है, तो उस सुनने से सामने वाले को लगेगा इन्होंने मेरी बात तो सुनी, घर पे तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनता है, स्कूल में मेरी कोई बात नहीं सुनता है। तो सेटिस्फेक्शन आया पहले स्टेप पे। सेकेंड स्टेप, कि जब वो सुनेंगे और उसके क्वेश्चन के बेस्ड पर ही उसको एक अच्छा आंसर देंगे, तो उस बच्चे को लगेगा कि हाँ आई कैन यूज दिस एग्जाम्पल, आई कैन दिस दिस स्टेटमेंट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ये मेरे काम का है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ, और थैंक यू मैम या थैंक यू मदर, खुशी फील करेंगे उस चीज की। तो ये जरूरी है कि समझ कर सुनकर फिर बोलें, और सुनना जरूरी है अपने बच्चों को। कुछ मूवीज हैं जिनके थ्रू माँ बाप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है ये ADHD। जितना भी कहा और जितना हो सकता है केस स्टडी करने के बाद पता चले, तो वो तो हमारा काम हो गया हमें समझाना है। पर अगर माँ बाप खुद समझना चाहते हैं पहले स्टेप पे, तो वो ये कुछ मूवीज देख सकते हैं, जैसे कि तारे जमीन पर है, मारिया वॉन ट्रैप है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, हिकअप हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन थर्ड, फोर्थ है डेरी फ्रॉम पिक्सर्स फाइंडिंग नेमो, फिफ्थ है मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ, लास्ट है पसांगा 2 जो अभी आई है, पसांगा 2। ये इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। पसांगा 2 अगर देखेंगे तो ये स्पेशली ADHD के ऊपर है। अब ये था सारा कुछ साइकोलॉजी बेस्ड पर, कि हम आउटरली बच्चे को कैसे चीजों से क्योर कर सकते हैं, उसको एक अच्छी चीज, अच्छा लाइफस्टाइल आगे देने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं। अब अगर हम स्पिरिचुअल बेसिस पर देखें तो स्पिरिचुअल बेसिस पर सबसे पहले कि खाना बनाने के टाइम पर माता को ये करना है कि बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करे और कोई ना कोई सॉफ्ट अच्छे भजन प्ले करें या सॉन्ग्स प्ले करें जो गॉड से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो। तो उससे वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड्स तक जुड़ना शुरू हो जाएगा और उसमें वो एक स्थिरता कह लीजिए, शांत, उसमें सब कुछ आनी चीजें शुरू होती हैं। हम्म। उसके बाद खाने को और पानी को चार्ज करके देना है कुछ अच्छे अफर्मेशंस के साथ, जैसे कि मेरे बच्चे का नाम ये है और इसमें इसमें ये बिल्कुल ही निरोगी है, ये बिल्कुल ही स्वस्थ है, इसमें कोई रोग नहीं है,
जब आप रेगुलर उन चीजों को देना शुरू करेंगे तो आप विद इन अ ईयर आप अपने बच्चे में चेंजेस बहुत खूबसूरत तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा इसमें इन्फॉर्मेशन जो भी पेरेंट्स को चूज करनी हो वो उस तरीके से कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमारे तरीके से ही चूज करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब पेरेंट्स को बच्चों को लेकर के कहीं जाना है ना, तो वो कोशिश करेंगे खुले आसमान के नीचे बच्चे के साथ बैठे, सूरज की रोशनी में और चांद की रोशनी में, और उस बच्चे को ज्यादातर नेचर के साथ जोड़ें। ये नेचर अपने आप में नेचुरल हीलर है। बच्चा जब मिट्टी के साथ भी जुड़ता है ना तो वो हीलिंग पावर्स उसके अंदर जाती हैं, और जी, बच्चे बहुत जल्दी ये चीजें ग्रैब करते हैं। पेड़ को भी हक करेंगे उससे भी हमें हीलिंग पावर्स मिलेंगी। अब बिल्कुल। बच्चा अगर अगर नेचर में जाके बैठता भी है, इट लाइक मिरेकली हेल्पफुल रहेगा उस बच्चे के लिए। इसके बाद है कि उस बच्चे को प्लांटिंग का शौक जरूर डालें, क्योंकि प्लांट्स बहुत प्यारे हीलर्स हैं हमारे, और वो बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चों से जुड़ते हैं। और बच्चा अगर इमेजिनरी फ्रेंड्स बना रहा है तो आई थिंक प्लांट्स उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद है कि घर के माहौल को खुशियों से भरा रखना है। ये नहीं उसमें झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चा एक अच्छा स्वस्थ पैदा होने के बाद भी अगर इस चीज से पीड़ित होता है तो उसका रीजन घर का माहौल भी रहता है कि घर में हर वक्त चिल्ला रहे हैं सब लोग, हर वक्त गाली गलौज चल रहा है, हर वक्त लड़ाई चल रही है, माँ बाप ही आपस में लड़ रहे हैं, दादा दादी को गंदा बोल रहे हैं, तो वो चीजें बच्चे को इन चीजों की तरफ ले ही जाती है। एडीएचडी को कहीं ना कहीं वो बच्चा फेस करेगा ही करेगा। उसके बाद रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बच्चे को जरूर लाएं, और अंदर मतलब एक तो होता है मुंह से बोलकर बच्चे को स्वमान प्रैक्टिस करवाना कि आप भी बोलिए, कि जब बच्चा खुद भी बोलता है तो वो खुद अपने आप को भी हील खुद से कर रहा है, और वो जब प्रॉब्लम में आएगा तो वो नहीं एफर्मेशंस को बोलना शुरू कर देगा। सेकेंडली, माँ बाप खुद अंदर जब अपने बच्चे को गुस्सा भी आ रहा हो ना बच्चे पे, तो उसको अच्छे से सम्मान देना शुरू करें, क्योंकि नेगेटिव थॉट हमेशा कहीं ना कहीं डायरेक्ट पहुंचेगा और उस पर असर करेगा करेगा उसकी नेगेटिव वे में, या फिर वो नेगेटिव थॉट एनवायरनमेंट में जाएगा और वो उसके साथ बाकियों को भी असर डालेगा। तो हमेशा जब भी कुछ गुस्सा भी आ रहा हो तो बच्चे को अच्छा सम्मान ही भेजना है, नो मैटर क्या होता है। बोलना अच्छा ही है सम्मान। ये देखा ही गया आज की स्टडीज में, बहुत सारी स्टडीज ऐसी की गई हैं जिनमें देखा गया है कि वाइब्रेशंस बहुत जल्दी पहुंचते हैं। वाइब्रेशंस आर दी बेस्ट पावर्स। तो एफर्मेशंस बच्चे को चाहे बोल कर दीजिए, चाहे उससे बुलवा के दीजिए, चाहे अंदर ही अंदर दीजिए, पर दीजिए पॉजिटिव वे में। आज के लिए सर इतना ही था एडीएचडी। बाकी फिर जी, केस जी, जी, स्टडीज पे जी, डिपेंड करता है। जी, जितना जी। हम केस को जानेंगे, बच्चे को जानेंगे, फिर हम उस हिसाब से बता पाएंगे। बट ये माइनर कुछ स्टेप्स हैं, अगर पेरेंट्स फॉलो कर लें तो वो खुद अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा वैल्यूएबल टाइम निकाल करके उसके साथ एक अच्छा रिलेशन तो बनाएंगे ही, साथ में उस बच्चे को भी एक अच्छा जीवन दे देंगे। देखिए, बात आपने बहुत बढ़िया कही है। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बड़ी अच्छी लगी है। लेकिन बिल्कुल अच्छी लगनी और उसको लागू करना, ये अपने जरूरी। आप बहुत बड़ी बात है। जी और बिल्कुल। जो बातें आपने बताई हैं, उसको अगर हम प्रैक्टिकली लागू करने के जाएँगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली बहुत सारी दिक्कतें आने वाली। तो उन दिक्कतों से लोग आधे में भाग ना जाएँ, तो क्या करें? सर पहले तो जब माँ होती है ना, माँ कभी भागती नहीं है अपने बच्चे से दूर, वो कहती है मुझे इस बच्चे को क्योर करना है। हाँ, फादर कहीं ना कहीं अगर अपने बच्चे से टच्ड नहीं होंगे स्टार्टिंग टाइम से ही तो वो भागेंगे। पर अगर वो ये समझ लें कि ये भागने, अगर मैं आज भागा, मतलब अगर मेरे साथ ये होता और मैं भाग जा, अगर मेरे माँ बाप मुझे हेल्प करने की जगह मुझे छोड़ के चले जाते। नहीं, 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 मैं ये नहीं बोल रहा कि भागने का मतलब ये है कि उस जो आप बता रहे हैं, उस तरीके को छोड़ देंगे। भी नहीं ये कारगर नहीं है, ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि जैसे माता तो है वो तो समझ करके इम्प्लीमेंट कर ही लेगी, पर अगर हुँ, फादर इस चीज को सुनेंगे और वो नोटिस करेंगे अपने बच्चे में, तो उनको एक चीज अपने अंदर लानी चाहिए कि आज अगर मैं अपने बच्चे की सुनकर समझकर पूरी तरह से प्रैक्टिकली एंड थ्योरिकली हेल्प करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं मेरा ही तो बच्चा है ना। कई बार पेरेंट्स, सर ये रियलिटी है, देखा गया है स्कूल्स में टीचर्स की भी यही कंप्लेन रहती, पेरेंट्स समझते नहीं, पेरेंट्स में फादर समझते नहीं है। सबसे बड़ी बात, मदर समझ आती, फादर नहीं सपोर्ट करते। तो उनको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर ये चीज से मैं गुजर रहा होता और मेरे माँ बाप ने मेरा साथ ना दिया होता, वो मुझे छोड़ के चले जाते कि कोई बात नहीं डील कर लेगा, जैसे भी निकाल लेगा जिंदगी, तो मैं हो सकता है कल को आज जाऊं वहां ना होता। हुँ, बस वही एक चीज अपने मन में रख के अपने बच्चे के लिए हर एफर्ट डालना शुरू कर दें, चाहे वो इस वीडियो को सुनकर करें, चाहे वो किसी से
साइकेट्रिस्ट से, फिजियोथेरेपिस्ट से, चाहे वो पेडिट्रिशियन से या फिर साइकोलॉजिस्ट से जाकर के मुलाकात करने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें, पर करें जरूर, इग्नोर मत करें। और ये अगर कोई बहुत बंदा ज्यादा है भी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है जिनको भी नहीं करने के लिए। जिनको ये लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट करना तो उन्हीं को है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ। सजेस्ट कर सकते हो ना आप, तो अपना जी नंबर बता दीजिए फिर आप। हाँ सर। आज तो मैंने नंबर कॉपी में लिखा है। जी, जी। हुँ, 7986190163। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। 7986190163। 163। जी तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक ऐसी जानकारी दी है जिनसे कई माँ-बाप जो हैं वो इस वक़्त इस समस्या से लड़ रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके बच्चों को असल समस्या है क्या? कुछ लोग उसको ये समझते हैं कि ये बच्चा मेंटली जो है वो डिस्टर्ब है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चा जो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो वो अलग-अलग जगह भटकते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपने जो सिम्पटम बताए, आज पूरी जानकारी दी है, उनको एक पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हमारे बच्चे को एडीएचडी है। और एडीएचडी जो है, उसको कैसे डील करना है और उसको कैसे उसको ठीक करना है, कैसे अपना बच्चा जो है वो अ, नॉर्मल बच्चों की तरह लेके आएँ, वो आज उनको पूरा क्लियर हो गया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फटाफट से फ़ोन उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं, वो भगवान का रूप होते हैं और भगवान का रूप जो है, अगर हम उनको ठीक करने के लिए, हमारे मन में बच्चों के लिए ज़रा-सा भी प्यार है और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे जो जो इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, इस तकलीफ से लड़ रहे हैं और उनके माँ-बाप को भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे इलाज करवाने के बाद भी कुछ पता नहीं लग रहा। उनको ये हल मिलता है और वो अपने बच्चों को खुद ब खुद ठीक कर लेते हैं या रितिका बर्मन जैसे एक्सपर्ट से मिलके अपने बच्चे को ठीक कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।